गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो जन्म हुआ था, ठीक है, यानी गठन किया गया था वो 1885 ईस्वी में। किसके द्वारा? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा, एलन ऑक्टेवियम ह्यूम के द्वारा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म भारत के इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह स्थायी प्रकृति की पहली अखिल भारतीय संस्था थी। ठीक है, यह एक स्थायी प्रकृति की पहली अखिल भारतीय संस्था थी। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम नामक इंडियन सिविल सर्विस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। ठीक है, लेकिन ये जो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ये विदेशी नागरिक ही था, लेकिन यह इंडियन सिविल सर्विस के एक सेवानिवृत्त अधिकारी, ठीक है, रिटायरमेंट एक अधिकारी था। ठीक है, इसीलिए इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता या अथवा संस्थापक माना जाता है। ठीक है, इसका जन्म भी ब्रिटेन में हुआ था और डेथ भी वहीं हुआ था, परंतु यहाँ का जो भारतीय हम लोग का इंडियन सिविल सर्विस था, भारतीय पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, सिविल सर्विस कमीशन में इस पोस्टिंग था और वो रिटायरमेंट के बाद ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था और इसीलिए इसको भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता अथवा संस्थापक माना जाता है। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है? तो ए.ओ. ह्यूम। ठीक है, उनका वास्तविक उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा करना था। ठीक है, उनका वास्तविक उद्देश्य क्या था? अंग्रेजी साम्राज्य की रक्षा करना था। उन्होंने भारत की स्थिति अत्यधिक विस्फोट लगी तथा वह एक ऐसा संगठन चाहते थे जिसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार भारतीय जनमत से निरंतर अवगत रह सके। तो भारत में जो सिचुएशन थी, जो परिस्थिति थी, उसको अवगत करने के लिए वो उसको एक ये करने का क्या बोलते हैं, जनमत से निरंतर अवगत रह सके, इस तरह के बारे में उसका सोच था और वैसी सोच लेकर ही यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो 1885 में बम्बई और आज का मुंबई में बंगाल के प्रसिद्ध बैरिस्टर बेमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम जो अधिवेशन कब हुआ था? 1885 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई में, ठीक है, बंगाल के प्रसिद्ध बेमस चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में, यानी पहली जो अधिवेशन हुआ था 1885 ईस्वी में मुंबई में, उसका अध्यक्षता बेमस चंद्र बनर्जी ने किया था। इस प्रथम अधिवेशन में भारत के विभिन्न भागों के 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। ठीक है, तो इस अधिवेशन में कितने? 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसमें भाग लेने वालों में दादा भाई नौरोजी, ठीक है, इसमें भाग लेने वालों में दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रिंबक तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, जस्टिन रोनाडे एवं अन्य कोई विशिष्ट व्यक्ति थे। टोटल कितना सम्मिलित थे? विभिन्न भागों से 72 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए, लेकिन उनमें से कुछ प्रमुख व्यक्ति थे दादा भाई नौरोजी, काशीनाथ त्रिंबक तेलंग, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब, जस्टिस रानाडे और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ठीक है, अब देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य से पहले हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर जो चित्र दिया हुआ है बम्बई के गोकुलदास तेजपाल हॉल, तो ये पूछता है ये भी किस हॉल में उन लोगों का पहला अधिवेशन हुआ था। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो 1885 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता बेमस चंद्र बनर्जी ने किया था और जिस हॉल में हुआ था उस हॉल का नाम गोकुलदास तेजपाल हॉल में कब? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बेमस चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में मुंबई में हुआ था। देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य, उसका
जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ, इसका प्रमुख क्या उद्देश्य था, उस ये को संगठन को, ठीक है, अखिल भारतीय संघ को जो गठन करने का प्रमुख उद्देश्य था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित उद्देश्य थे। पहला, भारत के समस्त भागों के राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं को एक दूसरे से व्यक्तिगत से परिचित कराना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो उद्देश्य था, भारत के समस्त भागों में जो राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे, ठीक है, उन लोगों को व्यक्तिगत रूप से परिचय करना, एक दूसरे से बातचीत करना और एक दूसरे को जागरूक करना था। दूसरा, समस्त देशप्रेमियों में राष्ट्रीय एकता की भावना को वृद्धि करना। दूसरा क्या था, समस्त देशप्रेमी जो थे हमारे देश में, राष्ट्रवाद वाले लोग थे, उसको क्या, राष्ट्रीय एकता की भावना को वृद्धि करना कि हम भारत हैं, हम भारतीय हैं, हम सब कर मिलजुल के सब कुछ करेंगे, ऐसे भावना मन में जागृत करना, ठीक है, भावना को वृद्धि करना। तो तीसरा, लोकप्रिय मांगों की सूची बनाकर उन्हें सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना, ठीक है। तो जितने भी हम लोगों की प्रमुख मांगे थी, उस मांगों को सरकार के सामने लिखित रूप से प्रस्तुत करना। और चौथा, देश में जनमत को संगठन करना। तो ये जो भारत के समस्त भागों के राष्ट्रीय जो कार्यकर्ता थे, पहला वो व्यक्तिगत रूप से परिचित कराना, दूसरा राष्ट्रीय एकता की भावना वृद्धि करना, ठीक है, राष्ट्रीय एकता की भावना वृद्धि करना। तीसरी, अपनी महत्वपूर्ण मांगों को सरकार के समक्ष रखना और देश के जनमत संगठन को संगठित करना। ये हम लोगों का 4 प्रमुख उद्देश्य था। अब देखो, उदारवादी राष्ट्रवाद का युग, ठीक है, उदारवादी राष्ट्रवाद का युग। प्रारंभ में कांग्रेस पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, तो शुरुआती में कांग्रेस पर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादी याचिकाकर्ताओं का प्रभुत्व था। तो शुरुआती में जिस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ, गठन किया गया, उस समय सुरेंद्रनाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण जैसे कुछ उदारवादी जो हम लोगों का सामाजिक सेवी तथा राजनीतिक थे, नेता का रोल लीड करते थे, ठीक है, उसका प्रभुत्व था। उनकी मांगे उदार प्रवृत्ति की थी, तो वो उदारवादी प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी संघर्ष की पद्धति भी नम्र अथवा उदार ही थी। तो उन लोगों ने जो संघर्ष करता था, उन लोग उदार की भावना से, नम्रता की भावना से लोग क्या करते थे, अपने मांगों को सरकार के समक्ष रखते थे, ठीक है। वे संवैधानिक तरीकों से विश्वास रखते थे और वो हर मांग को लोग संवैधानिक तरीका से ही मांगना चाहते थे। अनुनय की पद्धति, ठीक है, विश्वास रखते थे अनुनय की पद्धति। उन्होंने सरकार के समक्ष नियमित रूप से याचना एवं प्रस्ताव रखते थे और वो लोग सरकार के सामने क्या करते थे, कंटिन्यूली वो लोग क्या करते थे, जो भी अपने याचना या प्रस्ताव रहता था वो सरकार के सामने रखते थे, उसके समक्ष रखते थे, जिसमें उनकी मांगे इस प्रकार थी। पहला, सरकार तथा प्रशासन में भारतीयों की राय अधिक मानना, ठीक है। तो उन लोगों का जो याचना था और प्रस्ताव था, क्या था, सरकार तथा प्रशासन में, ठीक है। तो उस समय जो भी सरकार, यहाँ अंग्रेजी सरकार चलती थी, तो उसमें क्या करते थे, भारतीयों की राय अधिक माना जाए, इस तरह का उन लोगों का क्या था, याचना था, सरकार के प्रति प्रस्ताव था। सरकार तथा प्रशासन में, ठीक है, सरकार में तथा प्रशासन में भारतीयों की राय अधिक मानना। दूसरा, विधान परिषदों में भारतीयों को अधिक स्थान दिया जाना। दूसरा क्या था, विधान जो परिषद, आज जो विधान परिषद और विधान सभा है, उसी तरह से उस समय विधान परिषद में भारतीयों को अधिक स्थान दिया जाना, अधिक सीट रखना। तीसरा देखो, भारतीयों को सरकार में उच्च पदों पर आसीन करना, ठीक है। क्या था, भारतीयों को सरकार में उच्च पदों पर आसीन करना। चौथा में था, सिविल सेवाओं की परीक्षा भारत एवं लंदन दोनों जगह एक साथ आयोजित करना। तो जितने भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम उस समय होता था, तो भारत में और लंदन में, ठीक है, दोनों जगह एक साथ आयोजित करना, ये उन लोगों का प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक करना। न्यायपालिका को कार्यपालिका से पूर्णतः पृथक करना। जो भी न्यायपालिका था उस समय और जो भी कार्यपालिका, कार्य करने का जो शैली, वो दोनों को अलग करना। सशस्त्र कानून की समाप्ति, जो भी सशस्त्र कानून होता था उसकी समाप्ति एवं भाषण तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की प्रदान करना। कोई भी व्यक्ति किसी भी जगह जाके वो अपना बात रख सकता था। ऐसे कुछ उन लोगों का प्रमुख क्या था, मांग था, ठीक है। अब देखो,
दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रसिद्ध निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार, इसने दादा भाई नौरोजी ने अपने प्रसिद्ध निकास सिद्धांत ड्रेन थ्योरी के माध्यम से समझाया कि किस प्रकार भारत की संपदा इंग्लैंड ले जा रही है। इसके अतिरिक्त रानाडे एवं गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे उदारवादियों ने बाल विवाह जैसे सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध भी आवाज़ उठाई। तो ये दोनों क्या किए, महादेव गोविंद रानाडे और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे जो हमारे उदारवादी नेता थे, ये लोग सामाजिक कुरीतियों जैसे बाल विवाह के खिलाफ आवाज़ उठाई। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है, 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम मुख्यतः इन्हीं प्रयासों के परिणाम स्वरूप पारित किया गया था। प्रारंभ में उदारवादियों का अंग्रेजों की न्यायप्रियता एवं सदस्यता में पूर्ण विश्वास था। वे यह मानते थे कि अंग्रेज भारतीयों की उचित मांगों को स्वीकार करेंगे। तो उन लोगों का प्रारंभ में जो उदारवादियों का अंग्रेजों की न्यायप्रियता पर विश्वास था और उन लोगों को पता था ये कि जरूर हमारी मांगों को अंग्रेज मानेंगे, ऐसे उन लोगों को विश्वास था। वे जानते थे कि अंग्रेज भारतीयों की उचित मांग को स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, स्वीकार कर लेंगे। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, कांग्रेस के प्रति सरकार का रवैया। तो जो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया गया कितना में 1885 में, तो उसके प्रति जो सरकार थी उसकी रवैया क्या था, ये पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु याद रखोगे, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में प्रसिद्ध गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, तो कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के सर्वाधिक सम्मिलित नेताओं में से एक थे, ठीक है, सॉरी सम्मानित, ठीक है। क्या महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था, गोपाल कृष्ण गोखले। भारत के सर्वाधिक सम्मानित नेताओं में से एक था। जितने भी भारत में सम्मानित नेता थे उनमें से गोपाल कृष्ण एक प्रमुख नेता थे और महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु भी थे। 1905 ईस्वी में गोखले ने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी भारत सेवक समाज की स्थापना की। ये पूछता है सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का गठन किसने किया, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कब किया, 1905 ईस्वी में, जिसने लोगों को देश के लिए जीवन समर्पित करने का प्रशिक्षण दिया। और इसमें सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी में ये लोगों को संदेश दिया कि लोगों को देश के लिए जीवन समर्पित करने का प्रशिक्षण दिया, ठीक है। 1902 ईस्वी में वे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य बने, ठीक है। तो 1902 में वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के सदस्य बने। कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। कांग्रेस के प्रति सरकार का रवैया, जो कांग्रेस का गठन किया गया था उसके प्रति उस समय जो सरकार थी ब्रिटिश सरकार, उसका क्या रवैया था। तो देखो प्रारंभ में कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया मित्रतापूर्ण। तो शुरुआती में क्या था, कांग्रेस के प्रति ब्रिटिश सरकार का रवैया क्या था, मित्रतापूर्वक व्यवहार करता था, मित्रतापूर्ण था। 1886 में वायसराय ने कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को, ठीक है, 1886 में वायसराय ने कांग्रेस के प्रमुख सदस्यों को एक गार्डन पार्टी में भी आमंत्रित किया था, ठीक है। कब, 1886 में वायसराय ने, उस समय का जो वायसराय था वो कांग्रेस के जो प्रमुख सदस्य थे उन लोगों को गार्डन पार्टी में भी आमंत्रित किया था। सरकारी अधिकारियों ने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया, जितने भी सरकारी अधिकारी थे उस समय, ठीक है, वो सब कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। धीरे धीरे गर्म विचारधारा वाले तत्वों के दबाव के कारण कांग्रेस ऐसी मांगें प्रस्तुत करना शुरू कर दी जो अंग्रेजों को पसंद नहीं आई और शीघ्र ही अंग्रेज
कांग्रेसों के विरोधी बन गए। ठीक है, तो धीरे धीरे जितने भी हमारे देश में गरम दल के नेता थे, इन लोगों का सुझाव भी कुछ हद तक नरम दल वाले जो नेता थे, ठीक है, उदारवादी वाले जो नेता थे, वो लोग लेते थे और वो लोग ऐसे ऐसे मांग करते थे जिसके कारण अंग्रेज इन कांग्रेसियों से क्या किया, विरोध करने लगे और इसके विरोधी बन गए। अंग्रेज कांग्रेस पार्टी के विरोधी बन गए। ठीक है, गरम दलीय आंदोलन का युग। ठीक है, अब देखो दो तरह के कांग्रेस में बांट गया, एक गरम दल और दूसरा नरम दल। तो गरम दलियों का बिहेव कैसा था, ठीक है, ये लड़ झगड़ के, यानी हम लोग अपना हक लड़ के लेंगे, इन लोगों का ही प्रमुख मांगे था। जबकि नरम दल वाला एक नियम पूर्वक, हम लोग शांतिपूर्वक अपनी जायज़ का जो मांग है उसको लेकर वो अड़ जाना और उसको विनम्रता पूर्वक, उदारता पूर्वक उसको अपनी मांग को रखना, ये उदारवादी यानी नरम दल का काम था। गरम दलीय आंदोलन का सीधी था कि हम लोग कोई भी मांग करेंगे तो वो लड़ के ही लेके रहेंगे, ऐसा उन लोगों का मानना था। तो देखो कांग्रेस के नेताओं के एक वर्ग, ठीक है, दो वर्गों में बांटा गया, एक नरम दल और दूसरा गरम दल। तो यहाँ पर सबसे पहले गरम दल के नेताओं के एक वर्ग ने उदारवादियों की मांग एवं तरीकों पर प्रश्न करने शुरू कर दिए। ठीक है, तो कांग्रेस के एक नेताओं के एक वर्ग ने उदारवादियों की मांगों को तरीका को प्रश्न करने लगा। ठीक है, तो कुछ कांग्रेस ये भी नहीं पसंद करते थे, इस तरह से उदारवादी तरीका से हमें हमारी मांग कभी पूरा नहीं होगी, उसका यही कहना था। उन्होंने उनकी प्रार्थना की राजनीति की आलोचना की। ठीक है, और वो लोग जो प्रार्थना करते थे अंग्रेज़ों के खिलाफ, अंग्रेज़ों के खिलाफ जाके वो जो प्रार्थना करते, अंग्रेज़ों के से हक के लिए जो प्रार्थना करते, अंग्रेज़ों से हक के लिए जो प्रार्थना करते थे, ठीक है, प्रार्थना की राजनीति करते थे अंग्रेज़ों के समक्ष। ठीक है, तो उसकी आलोचना की। ठीक है, अंग्रेज़ों के समक्ष प्रार्थना करते थे, किसकी, राजनीति की, प्रार्थना की राजनीति करते थे अपनी मांगों के लेकर, ये उसकी कड़ी आलोचना की तथा उनकी पद्धति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति कह कर पुकारा। और उन लोग का जो मांग की प्रवृत्ति थी उसको लोग भिक्षा प्रवृत्ति कहकर पुकारा। उन्होंने आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिर्भर की बात की और वे लोग आत्मनिर्भरता एवं आत्मनिर्भर निर्णय की बात की। वे गरम दलीय राष्ट्रवादियों के नाम से जाने जाते हैं। और वे क्या है, गरम दलीय राष्ट्रवाद के नाम से जाने। भारतीय राजनीति में गरम दलीय राष्ट्रवाद के उदय के निम्नलिखित कारण थे। तो क्यों गरम दल का उदय हुआ, तो उदारवादियों का जो मांग था उसको इन लोगों को पसंद नहीं आता था। ठीक है, इन लोगों का मांग था कि हमको लेना है तो हम लेके रहेंगे, चाहे लड़ना पड़े, झगड़ना पड़े, कुछ भी पड़े। ठीक है, पहला देखो क्या कारण था। 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम हमारे नेताओं की अपेक्षा पर खरा नहीं उतरा। ठीक है, तो जितने भी नरम दल वाले नेता थे जो एक नियम के मुताबिक जो प्रार्थना करता था अंग्रेज़ों के समक्ष, ठीक है, रिक्वेस्ट करते थे कब, कोई भी मांग को लेकर, पहली बार जब 1892 ईस्वी को भारतीय परिषद अधिनियम नेताओं ने अपेक्षा पर खरा, तो इस तरह का नरम बिहेवियर से मांग करता था जिससे वो खरा नहीं उतरा। दूसरा, 1896-97 में देशव्यापी दुर्भिक्ष के दौरान सरकारी तंत्र जनता को राहत पहुंचाने के कार्य में ढीला था। ठीक है, तो इस तरह का जो भी उन लोगों का मांग था, जैसे कि 1896-97 देशव्यापी दुर्भिक्ष के दौरान सरकारी तंत्र जनता को राहत पहुंचाने के लिए ढीला था। ठीक है, तीसरा, केसरी में कुछ विध्वंसात्मक लेख लिखने के कारण तिलक को 1897-98 में 18 माह का कारागार का दंड दिया गया। ठीक है, तो केसरी एक उसका पत्रिका था, किसका, बाल गंगाधर तिलक का, जो 1897-98 में 18 माह का लगभग 1.5 साल का कारागार दंड दिया गया। देश भर के लोगों में इससे बहुत आक्रोश उत्पन्न हुई। तो देश भर में जितने लोग थे इस बहुत क्या हुआ, आक्रोश उत्पन्न हुआ। 1905 ईस्वी में जापान की रूस के विरुद्ध विजय ने यूरोप के देशों की श्रेष्ठता एवं अपराजय की भ्रम का भंडा फोड़ दिया। ठीक है, तो ये लोग भी जाना कि 1905 में जब जापान की सेना ने रूस पर विजय प्राप्त किया तो आदमी को ये विश्वास हो गया कि हम लोग कुछ भी हो, हम लोग लड़ के भी अपनी आज़ादी ले सकते हैं, अपनी मांग को पूरा कर सकते हैं। यानी कोई किसी के सामने हम झुक के नहीं रह सकते, उसके खिलाफ हम डट के लड़ेंगे तो मैं भी हमारी विजय
होगी, ऐसा उन लोगों का मानना था। ये गर्म दलियों का प्रमुख कारण था। इस समय भारत में अशांति का अधिकतर कारण लॉर्ड कर्जन के दमनात्मक कदम थे। तो ठीक है, तो उस समय में जो लॉर्ड कर्जन यहाँ के वायसराय था, कहाँ का, भारत का गवर्नर जनरल, जो पहले वायसराय के नाम से जाना जाता था, उसके बाद गवर्नर जनरल क्या था, लॉर्ड कर्जन का जो दमनकारी नीति था शासन करने का, उसका सर्वाधिक वो लोकप्रिय कार्य था बंगाल का विभाजन। और वो क्या किए, बंगाल विभाजन कर दिए, कब, 1905 ईस्वी में। ठीक है, विभाजन किया, जिसकी घोषणा उन्होंने 1903 में की और जिसे 1905 में वो लागू किया। तो बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1905 ईस्वी में हुआ। ठीक है, घोषणा तो 1903 में ही कर दिया था, लेकिन उसको लागू कब से किया था, 1905 से। ठीक है, तो इसीलिए वो 1905 को ही एक्यूरेट डेट मानता है। ठीक है, बंगाल विभाजन। कल हम लोग पढ़ेंगे गर्म दल के राष्ट्रवादियों के उद्देश्य, कार्यक्रम एवं संघर्ष के तरीका।